Hey guys! Welcome back to पाठशाला। और मेरे चैंपियंस, मेरे बोर्ड्स के महारथियों, रेडी हो बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के लिए? ऑब्वियसली रेडी होंगे। ऑलराइट, सो हम लोग इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। कितना जल्दी टाइम पास होता ना, कब वो पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, 5th लेक्चर में हम लोग पहुंच चुके हैं, कितना सारा चीज पढ़ चुके हैं। सो ये सो नाउ वी आर मूविंग टू लेक्चर नंबर 5। बट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमारी वही पुरानी परंपरा को निभाते हुए एक छोटा सा समरी का बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या पढ़े थे। सो लेक्चर नंबर 4 में एक्चुअली हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, बट क्योंकि हम लोग पूरा स्टोरी को कनेक्ट कर रहे थे कि क्या कैसे क्यों कब हुआ, कि यूरोप मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का क्या हाल था। वो मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का हाल पढ़ते पढ़ते हम लोग बात किए हैब्सबर्ग एम्पायर का। हैब्सबर्ग एम्पायर भी थोड़ा सा रटने वाला चीज़ है। हैब्सबर्ग एम्पायर के बाद फिर हम लोग बात किए हम लोग का एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्स दोनों का कैरेक्टर्स जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर आया हम लोग का हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हम लोग का मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास लिबरलिज्म डिमांड करने लगा। और लिबरलिज्म का हम लोग का 3 स्पेयर्स, हम लोग का पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। लास्ट लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिकल लिबरलिज्म को डिटेल में पढ़े, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था यूरोप में उसको डिटेल में पढ़े, और ज़ोलबरी जो कि कस्टम यूनियन बनाया गया था वो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ताकि इजीली ट्रेड हो पाए, वो सब चीज़ पढ़े। उसके बाद फिर हम लोग का जब ये सब हो रहा था तो आ गया टाइम 1815 का, जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा के प्राग कंट्रीज आ गया था पावर में, जो कि था हम लोग का कंजर्वेटिव्स। उस समय जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा तो बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव्स थे, स्पेशली वेस्ट यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव्स थे जिनका मानना था कि कुछ चेंजेस, कुछ मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है अगर वो अपना मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो। जैसे मॉडर्नाइजेशन इन द आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, सर्वडम और फ्यूडलिज्म को हटा देना एंड ऑल दैट। बट जो प्राग कंट्रीज था उनका ये सब नहीं मानना था, तो वो तो अपना फिर से वही मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, तो वो पास किए ट्रीटी ऑफ वियना को। ट्रीटी ऑफ वियना पास हुआ और वो सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। एज वेल एज वो लोग क्या किए, सेंसरशिप को वापस ले आए कि अब हम लोग और कोई रेवोल्यूशन नहीं होने देंगे, तुम लोग को जितना रेवोल्यूशन जो करना था तुम लोग कर चुका है, अब हम लोग और कुछ नहीं होने देंगे, तुम लोग अब कोई रेवोल्यूशन कुछ नहीं कर सकता, अब तुम लोग को वही करना होगा जो हम लोग बोलेंगे। तो सेंसरशिप को ले आया गया था, सेंसरशिप आ गया पर फिर भी अब तो रेवोल्यूशनरीज रुकने वाले तो थे नहीं, तो इस वजह से उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया बनाना सीक्रेट सोसाइटीज़, बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हुआ। जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे ग्यूसेपे मैज़िनी का। ग्यूसेपे मैज़िनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने भी बहुत सारा सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाया था, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप, टू मोबिलाइज द पीपल, टू यूनाइट द पीपल, क्योंकि वो इटली को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे, जो छोटा छोटा प्रोविंसेस में डिवाइडेड था सबको साथ में लाना चाहते थे। क्लियर है? सो इतना चीज़ हम लोग लास्ट का लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एज ऑफ रेवोल्यूशन। स्टोरी देखो कितना आराम से सिर्फ स्टोरी वे में सब चीज़ चलते जा रहा है। अब देखो हमारे जो प्राग कंट्रीज थे, हम लोग को पता है कि जो प्राग कंट्रीज थे ये थे कंजर्वेटिव्स, और नॉर्मल कंजर्वेटिव नहीं, वो अति वाले कंजर्वेटिव्स की भाई नहीं मतलब नहीं, हम लोग को अब तुम लोग को जितना रेवोल्यूशन करना था तुम लोग कर लिया, जितना तुम लोग को नौटंकी करना था तुम लोग कर लिया, लिबरलिज्म 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 जितना नौटंकी करना था तुम लोग कर चुका, अब और नहीं। जो ये प्राग कंट्रीज थे ये थे कंजर्वेटिव्स, और ये वापस चाहते थे मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना। ये जितना भी रेवोल्यूशंस हो रहा था, जितना भी लोग जो नेशनलिज्म के लिए और लिबरलिज्म के लिए डिमांड कर रहे थे, ये सारा डिमांड को बंद करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, ये वापस से वही मोनार्की को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। सो देयर वी फाइंड, इसी वजह से तो वो लोग सेंसरशिप लाए थे। सो देयर वी फाइंड कि ये जो प्राग कंट्रीज थे ये लोग ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स या लिबरलिज्म का मूवमेंट्स ये सब के टोटली अगेंस्ट में थे, रेवोल्यूशंस के टोटली अगेंस्ट में थे, ना ही वो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करते थे। इनको सपोर्ट किया, ये सपोर्ट करते थे मोनार्की को, कि भाई हम लोग वही मोनार्की को रीस्टैब्लिश करेंगे।
तो इस वजह से उस समय फिर हम लोग का जितना भी रेवोल्यूशन उस समय 1815 के बाद फिर जितना भी रेवोल्यूशंस लोग करते थे, जितने भी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लोग सब रेवोल्यूशंस करते थे, तो ये सारे रेवोल्यूशन को बंद कर दिया जाता था। नहीं नहीं मतलब नहीं, कोई भी अगर दिखता था रेवोल्यूशन करते हुए, उसको डायरेक्ट उठा के जेल में डाल दिया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था, एग्जाइल में, मतलब कि अपना जो कंट्री है उसके बाहर फेंक दिया जाता था। तो ये सब चीज हो रहा था क्योंकि अब वो लोगों के हाथ में आ गया था पावर, प्राग कंट्रीज के हाथ में आ गया था पावर, और वो ये सारा मूवमेंट्स, ये सारा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को कर्व करना चाहते थे। कर्व मतलब ये सारा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को स्टॉप करना चाहते थे, एंड इसी वजह से वो इतना सारा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे थे। बट क्या क्या अब ये नेशनलिस्ट, क्या अब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास रुकने वाला था, झुकने वाला था? नहीं, हो गया, अब और ना रुकेंगे ना झुकेंगे। सो बेसिकली जैसे 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 ये जो हम लोग का मोनार्की था, ये जो प्राग कंट्रीज थे, ये जो कंजर्वेटिव्स था, ये लोग अपना डोमिनेंस बढ़ाते गया यूरोप में कि अब हम लोग सारा का सारा एक्टिविटीज को बंद कराते गया। ये क्या बोलते हैं रेवोल्यूशनरीज का, वैसे वैसे ही ये रेवोल्यूशनरीज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड होते गए कि तुम लोग को जितना अत्याचार हम लोग के ऊपर करना था तुम लोग कर लिया, अब हम लोग ना ही अत्याचार झेलेंगे ना किसी को झेलने देंगे। तुम लोग हम लोग का एक्टिविटीज़ को बंद करवाएगा, अगर हम लोग रेवोल्यूशन करेंगे तो तुम लोग हम लोग को जेल में डालेगा, डाल दो, तुम लोग को जो करना है करो, हम लोग को जितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना है दो, अब हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, अब हम लोग नहीं रुकेंगे। तो ये इस वजह से ये सारा चीज़ जब बोलते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबाओ वो उतना जोर से उछलता है, यहाँ पे ये जो मोनार्की था वो जितना ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज को दबा रहा था वो उतना स्ट्रॉन्ग होके उछले, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकले। सो बेसिकली जब ये मोनार्की हम लोग का रेवोल्यूशनरीज को दबाए जा रहा था, दबाए जा रहा था, दबाए जा रहा था, ये रेवोल्यूशनरीज और स्ट्रॉन्ग होके उछले कि अब हम लोग और नहीं झेलेंगे। पहले तो हम लोग शांति से हम लोग बात कर रहे थे कि भाई तुम लोग छोड़ दो कंट्री को, हम लोग को चाहिए इक्वालिटी, लिबर्टी, मोनार्की को ख़त्म करना, हम लोग शांति से बात कर रहे थे। बट अब हम लोग शांति से बात नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे रेवोल्यूशन। यस, अब हम लोग करेंगे रेवोल्यूशन, अब हम लोग अपना राइट्स के लिए लड़ेंगे, अब हम लोग नेशनलिज्म के लिए, लिबरलिज्म के लिए लड़ेंगे, अब हम लोग वॉर करेंगे, फाइट करेंगे, तुम लोग को धक्का मार के निकाल देंगे, अब हम लोग और नहीं झेलने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। यूरोप का अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में रेवोल्यूशंस होना स्टार्ट हो गया। और ऐसा नहीं कि बस एक जगह पे, हर जगह पे रेवोल्यूशन होने लगा, हर जगह पे हम लोग का ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जिनको हम लोग लिबरल नेशनलिस्ट बोलते हैं, ये लोग हर जगह पे रेवोल्यूशंस करना स्टार्ट कर दिए, एंड इसी को बोला गया है एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 से लेके 1848 तक का जो टाइम था, 1830 से 1848 तक का जो टाइम था, इसके बीच में, ये बीच में 18 साल का जो टाइम था, इसके बीच में इतना सारा रेवोल्यूशन हुआ है, हर जगह पे रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीस में रेवोल्यूशन हुआ, पोलैंड में रेवोल्यूशन हुआ, सिलेशिया में रेवोल्यूशन हुआ, जर्मनी में रेवोल्यूशन हुआ, हर जगह पे यूरोप का हर एक पार्ट में अब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था? नेशनलिज्म के लिए, लिबरलिज्म के लिए। और कौन कर रहा था? हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास, हम लोग का लिबरल नेशनलिस्ट। सो हर जगह पे यूरोप का हर एक पार्ट में रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। 1830 से लेके 1848 का जो 18 साल का जो गैप है, इसके बीच में इतना सारा रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ कि इस टाइम पीरियड को ही एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है। इसमें इतना सारा रेवोल्यूशन हुआ है। नाउ द थिंग इज, एक एक करके हम लोग सारा का सारा रेवोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सारा रेवोल्यूशंस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ऑलराइट, सो स्टार्ट करें। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग कि भाई हम तुम लोग सबको पहले ही ये कंसेप्ट समझा चुके हैं, जब भी हम लोग रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म, ये सब के बारे में बात करते हैं, कौन सा कंट्री हम लोग के दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए? कमेंट डाउन। ऑब्वियसली यार, फ्रांस। फ्रांस ही तो
ऐसा देश है जहाँ से सब चीज़ हमेशा स्टार्ट होता है। रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म, किसी भी चीज़ का बात करो हमेशा फ्रांस से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन हम लोग का सबसे पहले फिर से फ्रांस में ही हुआ। तो अगर हम लोग बात करें हम लोग का फ्रांस का, तो देयर वी फाइंड कि हम लोग का फ्रांस में क्या हो गया था। फ्रांस में 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से फ्रांस में क्या किया गया था, फ्रांस में फिर से मोनार्की ले आया गया था, बार्बन डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश कर दिया गया था। बट ऑब्वियसली यार तुम लोग हम लोग को रोक सकते हो, अब रेवोल्यूशनरीज रुकने वाले नहीं थे, अब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास रुकने वाला नहीं था। तुम लोग हम लोग को रोकेगा, हम लोग को रेवोल्यूशन को रोकने के लिए तुम लोग वापस मोनार्की लाएगा, हम लोग नहीं मोनार्की रहने देंगे। इसलिए 1830 में फिर से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और ये जो मोनार्की स्टैब्लिश किया गया था, ये मोनार्की को फिर से हटा दिया गया और वहां पे रीस्टैब्लिश हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब मोनार्क तो होगा पर उसको अब जो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो फ्रांस में फिर से रेवोल्यूशन हुआ, 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की हट गया और मोनार्की हट के आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वो जो बार्बन डायनेस्टी था उसको हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया और उसके अंदर लुइस फिलिप नाम का एक किंग था, उसको राजा बना दिया गया। तो पहले हम लोग का वही चीज़ है कि जब भी रेवोल्यूशन का बात करो स्टार्टिंग तो भाई फ्रांस से ही होना है। तो अगर हम लोग फ्रांस का बात करें तो देयर वी फाइंड कि फ्रांस में हम लोग का रेवोल्यूशन हुआ 1830 में। 1830 में हम लोग का फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस में जो हम लोग का मोनार्की चल रहा था, वन सेकेंड, यस, सो फ्रांस में जो हम लोग का मोनार्की चल रहा था, जो हम लोग का बार्बन डायनेस्टी चल रहा था, आई हैव ऑलरेडी सेड, स्पेलिंग चेक कर लेना, इसको हटा दिया गया रेवोल्यूशन करके और रीस्टैब्लिश कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आया गया कि भाई मोनार्क तो होगा पर वो मोनार्क को हम लोग के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ले आया गया और कौन बना हम लोग का मोनार्क, मोनार्क बना लुइस फिलिप्स। लुइस फिलिप्स नाम का इंसान बन गया राजा। नाउ द थिंग इज कि ये चीज सबसे पहले हम लोग का रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रांस से। फ्रांस में 1830 में रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आया गया और लुइस फिलिप बन गया फ्रांस का राजा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ता। अब जब ये सब ऑब्वियसली हम लोग को पता क्या होता है, हमेशा फ्रांस से सब चीज स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर बाकी सारे लोग इससे सीखते हैं और बाकी सारा जगह पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से वी फाइंड की वही यार तुम लोगों, एक इंसान जिसका आदत है हर जगह पोंगा लगाने का, जो हर जगह उठ के आ जाता है, कौन, यस, ड्यूक मेटरनिच। वही ड्यूक मेटरनिच जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वही ड्यूक मेटरनिच जो वहाँ पे हम लोग का जो यूजिबल मैगजीन थे उनके अगेंस्ट में बोला था भाई ही इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी। अब वही ड्यूक मेटरनिच को फिर से होता है खुजली आया तो वो फ्रांस के ऊपर भी कमेंट पास करता है कि भाई when France sneezes the rest of the Europe catches cold. The rest of the Europe catches cold. So ये स्टेटमेंट बोला था कौन, ये स्टेटमेंट को बोला ड्यूक मेटरनिच। ये स्टेटमेंट को बोला कौन, ये स्टेटमेंट को बोला ड्यूक मेटरनिच, वही इंसान जिसको हर जगह बोलने का खुजली लगा रहता है। तो ड्यूक मेटरनिच क्या बोला, ड्यूक मेटरनिच जैसे ही फ्रांस में हम लोग का रेवोल्यूशन हुआ, ड्यूक मेटरनिच बोलता है कि when France sneezes the rest of the Europe catches cold। अब भाई इसका मतलब क्या है, फ्रांस जब छींकेगा तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाएगा, ये इसका मतलब है। हाँ भाई यही इसका मतलब है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमेशा रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट होता है। फ्रांस आता है पहले, फ्रांस अपना रेवोल्यूशन करता
रेवोल्यूशन करता है, बाकी सारा कंट्रीज रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। यही कहना चाहता था ड्यूक मेटरनिच कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold। जैसे ही फ्रांस छींकता है, सिर्फ फ्रांस नहीं, पूरा का पूरा यूरोप को सर्दी लग जाता है, पूरा का पूरा यूरोप को कोल्ड हो जाता है। जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, पूरा यूरोप रेवोल्यूशन करने लगता है। सो दैट इज समथिंग जो ये ड्यूक मेटरनिच बोल रहा था। क्लियर? एंड एक्चुअली इसका बात था तो सच ही। जैसे ही हम लोग का 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, इसको देखते ही बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस में 1830 में हम लोग का फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। अब जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, इससे इंस्पायर हुआ बेल्जियम। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, हम लोग को पता है। इससे इंस्पायर हुआ बेल्जियम। द थिंग इज कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम वाज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय, मतलब समझ लो कि बेल्जियम जो था, बेल्जियम को कैप्चर किया हुआ था नेदरलैंड। बेल्जियम और नेदरलैंड दो अलग अलग कंट्रीज है, बट उस समय क्या था कि बेल्जियम को कैप्चर किया हुआ था नेदरलैंड। नेदरलैंड अपने अंदर बेल्जियम को रखा हुआ था। सो बेसिकली बेल्जियम इंडिपेंडेंट नहीं था, उसको कैप्चर किया हुआ था नेदरलैंड। अब जैसे ही बेल्जियम देखा भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन से बेल्जियम हो गया इंस्पायर कि भाई फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन हुआ और बेल्जियम हम लोग का नेदरलैंड से अलग हो गया और हम लोग का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। सो इसी वजह से तो ये बोलता है कि भाई जब फ्रांस चीखता है, पूरा यूरोप को सर्दी हो जाता है। तो फ्रांस में हुआ हम लोग का रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन को देखते ही हम लोग का ये रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो गया हम लोग का बेल्जियम। और ये जो बेल्जियम था, ये सो हम लोग का ये रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो गया बेल्जियम, और बेल्जियम में भी फिर हुआ हम लोग का रेवोल्यूशन। बेल्जियम का जो कैपिटल था, बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रसेल्स, उसमें हुआ हम लोग का रेवोल्यूशन। और वो रेवोल्यूशन के वजह से ये बेल्जियम जो इतना सालों से नेदरलैंड के अंदर आ रहा था, ये नेदरलैंड से अलग हो गया, नेदरलैंड से अलग हो गया और नेदरलैंड से अलग होके एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। तो इतने सालों से बेल्जियम नेदरलैंड के अंदर था, नेदरलैंड का गुलामी कर रहा था, पर जैसे ही वो देखा कि भाई फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया, वैसे ही ये जो बेल्जियम था, बेल्जियम फ्रांस का रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुआ। और उसके बाद बेल्जियम में कब जो ब्रसेल्स है, वहाँ पे बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन हुआ और बेल्जियम नेदरलैंड से अलग हो गए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। और सिर्फ बेल्जियम ही नहीं भाई, रेवोल्यूशन स्टार्ट फ्रांस करता है, फिर तो सारे का सारा कंट्रीज ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद भी फाइंड कि हम लोग का रेवोल्यूशन हुआ ग्रीस में। ग्रीस में फिर हम लोग का रेवोल्यूशन हुआ। तो ग्रीस हम लोग को पता है, ग्रीक कल्चर, ग्रीस के बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं। लाइक ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं ना, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर एक्यूरेटली, बट हाँ, जो हम लोग अल्फा, बीटा, गामा और ओमेगा, ओम, ये सारा जितना भी बात करते हैं, ये सारा हम लोग का क्या है, ये सारा हम लोग का ग्रीक वर्ड्स है, राइट। सो ग्रीक वर्ड्स हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये हम लोग को पता है। सो अगर हम लोग बात करें, सो ग्रीस वॉज एक्चुअली अ वेरी डेवलप्ड प्लेस। अगर ग्रीस का बात करें, हम लोग का बहुत सारा, इतने सारे ग्रीक मतलब पोएट्स के बारे में, इतने सारे ग्रीक ये क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट्स के बारे में भी हम लोग को सुनने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द जो आज साइंस में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारा हम लोग ग्रीक से ही, तो ग्रीक वर्ड्स ही तो है, राइट। सो ग्रीस का बात अगर हम लोग करें, सो देयर वी फाइंड कि ग्रीस, क्योंकि आज जब ग्रीस इतना इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस समय भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा। तो इस वजह से ना जो ग्रीस था ना, ग्रीस को बोला जाता था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब कि यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप में सिविलाइजेशन हुआ। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा यूरोप में ये क्या बोलते हैं, सिटीज सेटअप होना स्टार्ट हो गया, वही अर्बनाइजेशन हुआ, सिविलाइजेशन, लोग सिटीज में सेटअप होना सीख। अर्बनाइजेशन मतलब मेकिंग ऑफ टाउन्स। जब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे टाउन सेटअप होने लगता है, सिटीज सेटअप होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्बनाइजेशन। और फिर जब लोग आके उन सिटीज, उन टाउन्स में सेटल होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। सो देयर वी फाइंड कि ग्रीस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिविलाइजेशन का, एक्चुअली बेस्ट एग्जाम्पल है यूरोप में सिविलाइजेशन का, इसलिए बोलते हैं उसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि भाई वो बेस्ट एग्जाम्पल है सिविलाइजेशन। खैर, ये बात को तो एक साइड रखो। सो अगर हम लोग बात करें ग्रीस का, तो ग्रीस को बोला जाता था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। एंड देयर वी फाइंड कि ग्रीस
बहुत सेंचुरीज से ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर है जिसका हेड टर्की था। सो ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जो एक्चुअली ग्रीस को कैप्चर किया हुआ था, बहुत सालों से ग्रीस के ऊपर रूल करा था, ग्रीस को कैप्चर किया हुआ था। और ग्रीस को जब पता चला, ग्रीस को भी पता चला हाँ भाई फ्रांस में ऐसे 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 रेवोल्यूशंस और ये सब हो रहा है, तो ग्रीस सोचा कि भाई जब फ्रांस इंडिपेंडेंट हो सकता है, जब फ्रांस अपना मोनार्की और ये सब से निकल सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं। तो देयर वी फाइंड कि ग्रीस में भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया कि हम लोग अब और ऑटोमन एम्पायर के अंदर नहीं गुलामी करेंगे, हम लोग को ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट होना है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे हम लोग। और इसी के साथ 1821 से ही हम लोग का ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया, जहां पूरा ग्रीस में लोग लड़ने लगे इंडिपेंडेंस के लिए कि ऑटोमन एम्पायर से हम लोग को चाहिए आज़ादी। सो हम लोग का 1821 से ही ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया। एंड देन वी फाइंड कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, इसको सिर्फ ग्रीस के अंदर रहने वाले लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ग्रीस के बाहर रहने वाले लोग बहुत सारे, जैसे ग्रीस के लोग, जो लोग एग्जाइल में थे, जो लोग कंट्री के बाहर रह रहे थे, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। इवन बहुत सारे और यूरोप के लोग जो लोग ग्रीक का कल्चर को मानते थे, जो लोग ग्रीक का कल्चर को एडमायर करते थे, वो सारे लोग भी ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे। तो 1821 से ही हम लोग का ग्रीस में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में, जिसको मिल रहा था सपोर्ट हम लोग का ग्रीस से लोग जो एग्जाइल में रह रहे थे वो लोग से भी, एज वेल एज जो लोग हम लोग का यूरोप के लोग जो लोग ग्रीस को, ग्रीक कल्चर को इम्पोर्टेंस देते थे, उन लोगों से। एंड देयर वी फाइंड कि इवन ग्रीस में भी फाइंड कि एक इंसान था लॉर्ड बायरन नाम का। लॉर्ड बायरन एक्चुअली एक पोएट था। एंड देयर वी फाइंड कि लॉर्ड बायरन जो है वो भी, मतलब ऐसे तो ग्रीस में हर एक इंसान ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराने के लिए लड़ रहा था, बट एक इंसान भी था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन एक्चुअली एक पोएट था जिसका नाम मेंशन किया गया है बुक में, कि ये इंसान क्या करता था, ये इंसान धीरे धीरे पैसा कलेक्ट कर रहा था थ्रू पोएम्स या जो भी समझ लो, धीरे धीरे लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा था ताकि वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये क्या बोलते हैं सपोर्ट कर पाए, वो पैसा वो ग्रीक का वॉर में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में दे पाए। तो वो धीरे धीरे पैसा कलेक्ट कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली 1824 में वो फीवर से उनका डेथ हो गया। बट ऐसे लॉर्ड बायरन के जैसे ही ग्रीस में बहुत सारे लोग थे, एक्चुअली सभी के सभी लोग ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे, ग्रीक को इंडिपेंडेंट कराने के पीछे लगे हुए थे, जिसकी वजह से फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया और हम लोग का ग्रीक ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया, ऑटोमन एम्पायर चला गया और ग्रीक इंडिपेंडेंट हो गया। सो दैट इज हाउ रेवोल्यूशन हम लोग का ग्रीस में हुआ। सो अगर हम लोग ग्रीस का बात करें तो देयर वी फाइंड कि ग्रीस को क्या बोला जाता था। पहले तो अगर हम लोग देखें तो ग्रीस को बोलते क्या थे, ग्रीस एक्चुअली एक कंट्री था, कंट्री ने एक स्टेट ही समझो। तो ग्रीस जो था हम लोग का, ग्रीस एक्चुअली एक स्टेट था जिसको बोला जाता था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। सो ग्रीस हम लोग का एक स्टेट था जिसको बोला जाता था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। एंड अगर हम लोग इस ग्रीस का बात करें तो ये जो हम लोग का ग्रीस था, ये एक्चुअली कैप्चर, इसके ऊपर कौन राज कर रहा था, इसके ऊपर राज कर रहा था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जो हम लोग का ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन हाँ, तो ग्रीस एक स्टेट था, हाँ, सो ग्रीस एक स्टेट था यूरोप में जिसको बोला जाता था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। एंड ये जो ग्रीस था इसको कैप्चर किया हुआ था ऑटोमन एम्पायर। बहुत सेंचुरी से ये ऑटोमन एम्पायर ग्रीस के ऊपर रूल कर रहा था, ग्रीस के ऊपर अत्याचार कर रहा था। पर जैसे ही ग्रीस को पता चलना स्टार्ट हुआ, जो जो रेवोल्यूशंस, नेशनलिज्म फ्रांस में हुआ, ग्रीस सोचा कि भाई नहीं, हम लोग भी ये ऑटोमन एम्पायर, जब फ्रांस इंडिपेंडेंट हो सकता है तो हम लोग भी ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और फिर ग्रीस में स्टार्ट हुआ हम लोग का ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस में स्टार्ट हुआ हम लोग का ग्रीक वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस 1821 से ही हम लोग का ग्रीक वॉर ऑफ 1821 से ही हम लोग का ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया कि भाई जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है, जब फ्रांस मोनार्की ये सब से लड़ सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग अब और ऑटोमन एम्पायर के अंदर नहीं रहेंगे, हम लोग अपना ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराएंगे। तो 1821 से ही हम लोग का ग्रीस में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया ऑटोमन एम्पायर से निकलने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए। एंड एक्चुअली मेरे को ऊपर में लिखना है, सो हम ये चीज़ मिटा रहे हैं। यस, सो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया। एंड ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ऐसा नहीं कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सिर्फ ग्रीस के लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ग्रीस में जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं था। इवन ग्रीस के बाहर रहने वाले लोग इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बहुत लोगों से, ग्रीस के बाहर रहने वाले लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा था। इसको सपोर्ट मिल रहा था वो ग्रीस के लोगों से जो ग्रीस के बाहर रह रहे थे। ग्रीक पीपल इन एग्जाइल। एग्जाइल क्या होता है? एग्जाइल मतलब कि ना जब देश से बाहर निकाल दिया जाता है किसी को, बिकॉज वो गवर्नमेंट को नहीं मानता है, गवर्नमेंट का कुछ मतलब कुछ गलत करता है, तो उसको देश से जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एग्जाइल। एंड ऑब्वियसली उस समय चल रहा था यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर। सो बहुत सारे ऐसे लोग थे ग्रीस में जो लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, इस वजह से ऑटोमन एम्पायर को देश से बाहर निकाल दिया था, तो वो एग्जाइल में चले गए थे। सो देयर वी फाइंड कि ग्रीस के अंदर रहने वाले लोग तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर ही रहे थे, बट ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट मिल रहा था वो ग्रीस के लोगों से भी जो एग्जाइल में थे, एज वेल एज इसको सपोर्ट मिल रहा था वो उन यूरोपियन से जो ग्रीक कल्चर को सपोर्ट करते थे। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को पता है भाई ग्रीक कल्चर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक आज का ज़माना में भी ग्रीक कल्चर, ग्रीक लैंग्वेज को इतना जब इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सो उस समय भी ग्रीक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। सो जितने सारे, सो देयर यू फाइंड कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया 1821 में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया जहाँ पे ग्रीस के लोग फाइट करने लगे ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। एंड ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसको सपोर्ट मिल रहा था हम लोग का ग्रीक पीपल जो एग्जाइल में थे उन लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा था, एज वेल एज बहुत सारे यूरोपियंस जो ग्रीक कल्चर को इम्पोर्टेंस देते थे, जो ग्रीक कल्चर को मानते थे, उन लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग इवन एक इंसान का बात भी करते हैं। वी टॉक अबाउट अ पर्सन नेम्ड लॉर्ड बायरन। ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे, पर हम लोग का बुक में एक ही इंसान का नाम मेंशन किया गया, दैट इज लॉर्ड बायरन। So there we talk about लॉर्ड बायरन जो कि ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे। अगर हम लोग बात करें लॉर्ड बायरन का, तो हम लोग को पता है लॉर्ड बायरन क्या थे, वो थे एक पोएट। एंड वो क्या कर रहे थे, वो कलेक्ट कर रहे थे पैसा ताकि वो वॉर में दे सके, ताकि वो वॉर में कंट्रीब्यूट कर सके। So he was collecting money for war, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग देखें, एक सेकंड को, अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड बायरन का 1800 अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड बायरन का 1824 में ही डेथ हो गया बिकॉज ऑफ फीवर, इन्फ्लुएंजा उस समय जो था उसकी वजह से लॉर्ड बायरन का 1824 में ही इनका डेथ हो गया। So he died in 1824 because of fever. But obviously लॉर्ड बायरन एक अकेले नहीं थे, यहाँ पे तो मेंशन किया स्पेसिफिकली बस लॉर्ड बायरन का नाम, बट लॉर्ड बायरन सिर्फ अकेले तो नहीं थे, ऐसे ग्रीस में बहुत सारे लोग थे, इवन ग्रीस के बाहर बहुत सारे लोग थे जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे। और इन सब का एफर्ट्स की वजह से, इन सब लोगों का एफर्ट्स की वजह से देयर वी फाइंड, हाँ सर, इन सब लोगों का एफर्ट्स की वजह से देयर वी फाइंड की हम लोग का 1834 में साइन किया गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सो देयर वी फाइंड कि इन सब का सपोर्ट, इन सब का मेहनत की वजह से
साइन किया गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसकी वजह से फाइनली हम लोग का ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया, ऑटोमन एम्पायर का चंगुल से बाहर निकल गया. So that is Greek War of Independence. I think it is clear. So this is how it was happening. सबसे पहले हम लोग का 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस हम लोग का मोनार्की से निकल के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, वहाँ पे आ गया लुइस फिलिप. उसके बाद फिर हुआ हम लोग का बेल्जियम में रेवोल्यूशन और वो नेदरलैंड से अलग होके वो इंडिपेंडेंट हो गया. उसके बाद फिर हुआ हम लोग का ग्रीस में रेवोल्यूशन. ग्रीस में रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में, जिसको सब लोगों से, इवन कंट्री के बाहर रहने वाले लोगों से सपोर्ट मिल रहा था, लॉर्ड बायरन से सपोर्ट मिल रहा था, बहुत लोगों से सपोर्ट मिला. एंड फाइनली 1832 ये 1832 था. सो 1832 लग रहा है, 1832 था ये. एंड फाइनली 1832 में हम लोग का ग्रीक इंडिपेंडेंट हो गया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ और ऑटोमन एम्पायर से ग्रीक इंडिपेंडेंट हो गया. सो इस तरह से हम लोग का रेवोल्यूशन आफ्टर रेवोल्यूशन चलते जा रहा था. पूरा यूरोप में एक एक करके रेवोल्यूशंस होते जा रहा था. लोग लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे और अपने मोनार्की को खत्म कर रहे थे और इंडिपेंडेंस ले रहे थे. सो सारा का पूरा यूरोप में रेवोल्यूशंस आफ्टर रेवोल्यूशंस चलते जा रहा था. बट ये सब के बीच में जहाँ पे लोग लड़ के वॉर करके अपना कंट्री और अपना स्टेट को इंडिपेंडेंट करा रहे थे, मोनार्की और ये सब से बच रहे थे, निकल रहे थे, दूसरे ही साइड में भी फाइंड की ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो लोग वॉर करके नहीं, पीसफुल वे में और अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके और अलग अलग स्टेप्स का यूज़ करके कंट्रीज को इंडिपेंडेंट बना रहे थे, नेशनलिज्म स्प्रेड कर रहे थे. एक साइड तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे वॉर करके, लड़ के, झगड़ के नेशनलिज्म लाया जा रहा था, लिबरलिज्म लाया जा रहा था. बट इसी के साथ साथ हम लोग का स्प्रेड हो रहा था रोमांटिसिज्म. यस, हम लोग का स्प्रेड हो रहा था रोमांटिसिज्म, जहाँ पे हम लोग के जो लोग थे वो लोग नेशनलिज्म और लिबरलिज्म वॉर करके नहीं बल्कि और अलग अलग तरीका से लैंग्वेजेस, कल्चर, ये सब के थ्रू ला रहे थे. सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. सो जहाँ पे एक साइड हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में, ग्रीस में, बेल्जियम में लड़ाई करके, वॉर्स करके हम लोग का जो कंट्रीज था, जो स्टेट्स था, वो इंडिपेंडेंट हो रहा था, वहाँ पे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म लाया जा रहा था. दूसरे साइड वी कैन सी कि वॉर नहीं करके कल्चर के थ्रू, लैंग्वेजेस के थ्रू, ट्रेडिशन के थ्रू नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म का फीलिंग जनरेट करने का ट्राई किया जा रहा था. मतलब बेसिकली हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सी, the thing is कि now we are going to study about romanticism. Okay, so talking about romanticism. Now what do we mean by romanticism? romanticism क्या है भाई? मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये वर्ड सुन के तुम लोग का पेट में वो क्या बोलते हैं, हम लोग की भाषा में, हम लोग लड़कियों की भाषा में बोला जाता है कि स्टमक में बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहे हैं, मतलब बटरफ्लाइज कूद रहा है. बहुत बार ऐसे हम लोग बोलते हैं भाई स्टमक में बटरफ्लाइज कूद रहा है. सो हमको बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये वर्ड सुनते ही भाई रोमांटिक कोई कौन नहीं है रोमांटिक यहाँ पे? तुम लोग सब तो अव्वल एक नंबर के रोमांटिक हो. अपनी प्रेमिका के लिए व्हाटएवर पढ़ लो जाके बाद में टेक्स्ट कर लेना, वो रुक जाएगी, पहले ये पढ़ लो, वो भी शायद रोमांटिसिज्म ही पढ़ रही होगी, तुम भी पढ़ लो जाके, फिर टेक्स्ट कर देना, हम भी टेक्स्ट कर देंगे जाके. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो भाई ये वर्ड सुन के रोमांटिसिज्म मत सोचने लगा कि भाई ये प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं. मतलब है समहाउ रोमांटिसिज्म, अगर रोमांटिक ये सब का बात करें तो हाँ समहाउ यू कैन से कि प्यार मोहब्बत वाली बातें ही हैं. बट वो प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये दूसरे प्यार मोहब्बत वाली बातें, ये देश से प्यार और मोहब्बत वाली बातें.
किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं परंतु देश से प्यार और मोहब्बत वाली बातों को हम लोग करते हैं रोमांटिसिज्म। I know you are getting confused, but see, okay. So देखो, the thing is कि एक साइड में जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में, बेल्जियम में, ग्रीस में, ये तीनों जगह पे हम लोग का क्या हुआ, ये तीनों जगह हम लोग का एक एक करके तीनों जगह पे रेवोल्यूशन हुआ। पहले फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, फिर बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ, फिर ग्रीस में रेवोल्यूशन हुआ। वॉर्स के थ्रू, अलग अलग लड़ाई करके वॉर के थ्रू हम लोग का ये सारा जो जगह सब था, ये सारा जगह सब लिबरल हुआ, ये सारा जगह इंडिपेंडेंट हुआ। यहाँ पे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म लाया गया वॉर्स के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई लड़ाई करके, चाहे फ्रांस का एग्जांपल ले लो, बेल्जियम का एग्जांपल ले लो, ग्रीस का एग्जांपल ले लो, हर जगह पे क्या हो रहा था कि लड़ाई या रेवोल्यूशन लाया जा रहा था, लड़ाई किया जा रहा था वॉर के थ्रू। लड़ाई करके हम लोग का जगह ये होता है उसको इंडिपेंडेंट कराया जा रहा था, वहाँ पे लिबरलिज्म लाया जाता है, नेशनलिज्म लाया जा रहा था। इवन अगर बाद में भी तुम लोग देखोगे, बाद में भी हम लोग पढ़ने वाले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, हम लोग का ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ और इटली कैसे यूनिफाई हुआ। ये तीनों का यूनिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों क्या था, ये तीनों पहले मॉडर्न स्टेट्स था, छोटा छोटा प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, फिर ये सबको यूनाइट करके, ये सबको यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाया गया। सो यहाँ पे भी अगर वो सारा जगह का भी बात करें, जर्मनी का बात करें, जर्मनी, इटली, ये और कौन था, ब्रिटेन, हाँ वही अंग्रेज, सो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सब का बात करें तो वहाँ पे भी नेशन स्टेट्स कैसे बनाया गया, लड़ाई करके, वॉर्स के थ्रू नेशन स्टेट्स बनाया गया। तो तुम लोग पढ़ोगे कि भाई वॉर करके, अलग अलग वॉर्स के थ्रू पूरा का पूरा कंट्री को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाया जा रहा था। सो जहाँ पे एक साइड हम लोग को, ये जब हम लोग का ये टाइम चल रहा था 1830 से 1848 का, ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा था, जहाँ पे एक साइड हम लोग का रेवोल्यूशन किया जा रहा था, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में फैलाया जा रहा था थ्रू वॉर्स, वॉर करके, लड़ाई करके लोग ये बोलते हैं लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का फीलिंग बढ़ाया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। दूसरे ही साइड भी फाइंड की प्यार और मोहब्बत से भी नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में लाया जा रहा था, जिसको बोला जाता है रोमांटिसिज्म। जो उस समय तो ये एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट मूवमेंट चल रहा था, जहाँ पे एक साइड हम लोग का रेवोल्यूशन चल रहा था, जहाँ पे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का मूवमेंट स्प्रेड किया जा रहा था बाय वॉर्स, लड़ाई करके, अलग अलग लड़ाई सब करके। उसके ही दूसरे साइड भी फाइंड की एक ऐसा भी मूवमेंट चल रहा था जहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा था, जहाँ पे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का फीलिंग लोगों में फैलाया जा रहा था, लोगों में यूनिटी लाया जा रहा था, वर्ड्स के थ्रू नहीं पर प्यार और मोहब्बत के थ्रू। दैट इज व्हाट इज नोन एज रोमांटिसिज्म। उस मूवमेंट को ही बोला जाता है रोमांटिसिज्म। अब प्यार और मोहब्बत से क्या मतलब है? प्यार और मोहब्बत से मतलब है कि भाई कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सब का यूज किया जा रहा है। सी, अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट रोमांटिक, रोमांटिक भाई हम लोग का, तुम लोग का, सबका भाषा में रोमांटिक का मतलब एक ही हम लोग समझते हैं, बट एक्चुअली रोमांटिक वो नहीं होता। एक बार के लिए थोड़ा मेच्योर होके सोचो। बहुत आई थिंक तुम लोग सुना होगा, अगर लाइक तुम लोग कभी ना कभी सुना होगा क्लास 9, क्लास 10 में, अभी तो 10 में आई हो, पर क्लास 9 में आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द चैप्टर, बट एक चैप्टर था, उसके पोएट को बोला गया था कि भाई वो रोमांटिक पोएट है। तुम लोग क्लास 9 में कभी ना कभी अगर इंग्लिश को ढंग से पढ़ा है तो तुम लोग सुना होगा रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट कौन होता है? रोमांटिक पोएट एक ऐसा पोएट होता है जो मतलब नेचर को बिलोंग करता है, वो नेचर से रिलेटेड चीज सब लिखता है, प्रकृति, नेचर से रिलेटेड चीज सब जो लिखता है उसको बोला जाता है रोमांटिक पोएट। वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म, हर जगह पे रोमांटिक का मतलब अलग अलग है। नॉर्मली एक सेंट्रल मीनिंग तो है कि रोमांटिक मतलब क्या होता है, मतलब कुछ अट्रैक्शन या फिर प्यार मोहब्बत का। एक होता है ना कि लड़ाई झगड़ा बिना किए प्यार और मोहब्बत से जब कुछ किया जाता है तो उसको रोमांटिक बोलते हैं। बट अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें रोमांटिक पोएट, तो वो कौन होता है? जो यू नो नेचर को बिलोंग करता है, जो नेचर को एडमायर करता है, नेचर से रिलेटेड पोएम्स लिखता है, तो उसको रोमांटिक पोएट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रोमांटिक्स कौन थे?
यहाँ पे रोमांटिसिज्म का क्या मतलब था, यहाँ पे रोमांटिक्स कौन थे। सो ये बेसिकली वो लोग थे, रोमांटिक्स बेसिकली वो लोग थे जो एक्चुअली बिलीव करते थे कि भाई लड़ाई झगड़ा करके वॉर्स के थ्रू या फिर वॉर या साइंस या लॉजिक के थ्रू नेशनलिज्म नहीं लाया जा सकता। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म होता है एक फीलिंग ऑफ नेशन, फीलिंग की हम लोग सब यूनाइटेड है। नेशनलिज्म क्या होता है, तुम लोग को समझाए थे ना, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म होता है एक फीलिंग ऑफ यूनिटी, एक फीलिंग ऑफ कॉमननेस कि भाई हम लोग सब इररिस्पेक्टिव ऑफ हम लोग कौन से कास्ट जेंडर रिलीजन किसी भी चीज से बिलोंग करते हैं, हम लोग सब एक है, हम लोग सब एक नेशन से बिलोंग करते हैं और हम लोग सब एक ही, हम लोग सब इंडियन हैं। वो था ना मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब हम दोनों को समझाए थे कि भाई क्या होता है जब लोग भले लोग अलग अलग लैंग्वेज ट्रेडिशन कल्चर सब चीज सब लोगों का अलग है, बट फिर भी उन लोगों में एक यूनिटी होता है, एक कॉमननेस होता है कि भाई हम लोग सब एक है, हम लोग सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, हम लोग सब एक है और हम लोग सबको मिलके अपना नेशन के लिए लड़ना है। वो होता है नेशनलिज्म का फीलिंग, राइट। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो यूरोप का क्या हाल था, यूरोप में सारा का सारा मॉडर्न स्टेट था, सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो कर रहे थे, कोई यूनिटी जैसा कुछ था ही नहीं इन लोगों में, और इन सभी लोगों को एक मोनार्क रूल कर रहा था। तो अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या होता है, पहले अगर फ्रांस का भी बात करें तो फ्रांस में क्या किया गया, पहले धीरे धीरे लोगों को यूनिफाई किया गया, लोगों में को बताया गया, लोगों में वो कॉमननेस वो यूनिटी जनरेट करने का ट्राई किया गया, पहले नेशनलिज्म लाया गया, सभी लोगों को फील कराया गया कि वो लोग सब एक है, वो लोग सब यूनाइटेड है, ये फील कराया गया था। फ्रांस में भी यही हुआ था ना, पहले ये फील कराया गया कि भाई तुम हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब यूनाइटेड है, भले हम लोग अलग अलग लैंग्वेज ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करते हो पर हम लोग सब एक है। पहले वो कॉमननेस वो यूनिटी लाया गया लोगों में, तब लोगों को समझ आया कि हाँ भाई हम लोग सब एक है और हम लोग सब एक नेशन से बिलोंग करते हैं और वो हम लोग का नेशन है और हम लोग का नेशन को हम लोग को आज़ाद कराना है, हम लोग का नेशन के प्रति भी हम लोग का कोई ड्यूटी है। तब लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आया और जैसे ही लोगों में वो कॉमननेस वो यूनिटी आ गया, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया, तब लोग लड़ना स्टार्ट किए लिबरलिज्म के लिए कि हम लोग को चाहिए आज़ादी, अब हम लोग मोनार्की नहीं झेलने वाले, अब हम लोग लड़ेंगे, हम लोग रेवोल्यूशन करेंगे, हम लोग को चाहिए आज़ादी, और तब वो लोग लड़ना स्टार्ट किया। तो यही हुआ था ना, फ्रांस में भी यही किया गया था। सो ये सबसे पहले तो नेशनलिज्म क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में लाया जाता है, जो इतने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को फील कराना कि भाई वो लोग सब यूनाइटेड है, वो लोग सब में एक कॉमननेस क्रिएट करना, यूनिटी क्रिएट करना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई हम लोग सब एक नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग, तभी ना उन लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आएगा, और एक बार नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया तभी ना वो लोग सब मिलकर लड़ेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे और लिबरलिज्म होगा। अगर हम लोग बात करें तो ये 1830 से 1848 का जो टाइम था, इस टाइम में बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ। अभी हम लोग 3 रेवोल्यूशंस का बात कर भी चुके हैं, फ्रांस में, बेल्जियम में, हम लोग का ग्रीस में। तो ये सारा जगह पे क्या हुआ था, बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम भाई कैप्चर किया हुआ था नेदरलैंड, बेल्जियम में लड़ाई किया गया, वॉर हुआ और नेदरलैंड से अलग हो गया, बेल्जियम इंडिपेंडेंट हो गया। ग्रीस में क्या हुआ, ग्रीस में हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर हुआ और वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में जो लोग थे वो लोग लड़े, मोनार्की के अगेंस्ट में लड़े और उसके बाद फिर वहां पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हर जगह पे अगर देखा जाए तो एक साइड में हर जगह पे हम लोग देखें तो भाई नेशनलिज्म और लिबरलिज्म लाया जा रहा था वॉर के थ्रू, वॉर साइंस लॉजिक के थ्रू। बट ये जो लोग थे, और उसी के दूसरे साइड अगर हम लोग देखें तो एक और मूवमेंट चल रहा था जहाँ पे ये वॉर पे बिलीव नहीं किया जाता था, जो था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बेसिकली एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक्चुअली साइंस लॉजिक वॉर ये सब में बिलीव नहीं करता था, ये बिलीव करता था कल्चर लैंग्वेज ट्रेडिशन फोक डांस फोक सॉन्ग्स, ये सब तो खैर कल्चर में आ गया, ये सब में बिलीव करता था। अगर हम लोग बात करें एक रोमांटिक का, एक कोई रोमांटिक है, उस समय कोई रोमांटिक था तो वो रोमांटिक का क्या मानना था,
उसका मानना था कि भाई अगर कोई कंट्री को आज़ाद कराना है, मतलब अगर कोई स्टेट को इंडिपेंडेंट करवाना है, उसमें लिबरलिज्म लाना है, उसको मोनार्की से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले लोगों में यूनिटी लाना पड़ेगा, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग लाना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले लोगों में यूनिटी लाना पड़ेगा, उनमें कॉमननेस का फीलिंग जनरेट करना पड़ेगा। और इन रोमांटिक्स का बिलीफ था, ये मानते थे कि भाई लोगों में यूनिटी कॉमननेस लाया जा सकता है कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज के थ्रू। वो थे रोमांटिक्स। ये लोग का ये मानना नहीं था कि भाई डायरेक्ट वॉर करो, लोगों को लॉजिक समझाओ, या फिर डायरेक्ट वॉर करके हम लोग ये होते हैं कंट्री को इंडिपेंडेंट करा दो, स्टेट को इंडिपेंडेंट करा दो, डायरेक्ट रेवोल्यूशन करो और स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया। ये मानना नहीं था इन लोगों का। इन लोगों का मानना था कि भाई पहले लोगों के अंदर कल्चर के थ्रू, ट्रेडिशंस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू पहले लोगों के अंदर यूनिटी क्रिएट करो, लोगों को फील कराओ, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग, लड़ाई करके वॉर करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं लाना है। ये लोग का मानना था कि भाई लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करना है। ये लोग का बिलीव था कि भाई नेशनलिज्म लाया जा सकता है थ्रू कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सारा चीज के थ्रू ही लोगों के अंदर वो कॉमननेस, वो यूनिटी जनरेट किया जा सकता है। तभी उन लोगों में वो नेशनलिज्म का फीलिंग आएगा, और तभी वो लोग सब यूनाइटेड फील करेंगे और लड़ेंगे, और लिबरलिज्म आएगा और मोनार्की से बाहर निकलेंगे। ये था इन रोमांटिक्स का बिलीव। और यही जो पूरा मूवमेंट चल रहा था, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, साइंस, लॉजिक, वॉर, ये सब में बिलीव नहीं किया जाता था नेशनलिज्म लाने के लिए। ऑन द अदर साइड कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये सब पे बिलीव किया जाता था नेशनलिज्म लाने के लिए। ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा था, इसी को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। दिस इज व्हाट इज नोन एज रोमांटिसिज्म। क्लियर है? ओके। अब आई नो तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई कैसे कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सब के थ्रू कैसे लोगों के बीच में एक यूनिटी जनरेट किया जा सकता है। लोगों के बीच में मतलब कल्चर के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, ट्रेडिशन के थ्रू, ये सब के थ्रू लोगों के अंदर वो यूनिटी, वो कॉमननेस क्रिएट कैसे किया जा सकता है। सो सी, आई कैन एक्सप्लेन यू दिस वेरी सिंपल एग्जांपल। लैंग्वेज का एग्जांपल तो तुम लोग पहले भी दिया हुआ है, फ्रांस में भी तुम लोग याद है फ्रांस में क्या हो रहा था। फ्रांस में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे यूनिटी लाया गया था फ्रांस के लोगों में, स्टेप्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज दिए थे लोगों को यूनाइट करने के लिए, तो उसमें एक स्टेप क्या था, एक स्टेप था लैंग्वेज, कि फ्रेंच लैंग्वेज लाया गया। पहले फ्रांस में क्या होता था, पहले फ्रांस में सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, सब लोग अपना अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। एंड क्योंकि भाई सब अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो मे बी वो लोग एक ही चीज बोल रहे हो, और क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में बोलते थे तो एक दूसरे का बात समझ ही नहीं पाते थे, और इस वजह से कभी भी वो यूनिटी, वो कॉमननेस टाइप का फीलिंग आता ही नहीं था। बट फिर क्या किया गया, सो इसलिए यूनिटी लाने के लिए क्या किया गया कि भाई जितना भी वो रीजनल लैंग्वेजेस था उसको डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज लाया गया, कि भाई अब सारे जितने भी लोग हैं वो लोग सब फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। अब क्योंकि सारा जन एक ही लैंग्वेज बोल रहा था, तो सब एक दूसरे की बात को समझ पा रहे थे, अंडरस्टैंड कर समझ पा रहे थे, और रिलेट कर पा रहे थे कि भाई ये भी तो वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं, तो यूनिटी फील हो रहा था। सो लैंग्वेज, हम लोग को पता है लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जो लोगों को यूनाइट भी कर सकता है और लोगों को अलग भी कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग और एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि मेरे को कहीं पे जॉब मिल गया, लाइक हम हिंदी बोलते हैं, ऑब्वियसली हम हिंदी बोलते, मतलब नॉर्मली इंडिया में किसी को भी देखो तो वो उसका क्या है, वो हिंदी बोलना उसको आता है ऑलमोस्ट, तो हम हिंदी बोलते हैं। बट द थिंग इज कि मेरे हम बड़े हुए, हमको जॉब मिला एंड हमको फॉरेन कंट्री में जॉब मिला, सो हम चले गए फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए, एंड यूएसए या ये सब नहीं, लेट्स सपोज हम साउथ अफ्रीका में गए हम जॉब करने के लिए। अब साउथ अफ्रीका में इंग्लिश का तो उतना ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे लोग अपना लैंग्वेज, अपना ही लैंग्वेज बोलते हैं। सो हम जब साउथ अफ्रीका में जॉब कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका में सब लोग अपना साउथ वही अफ्रीकन लैंग्वेज बोल रहे हैं। एंड चलो हम एमएनसी में काम कर रहे होंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश आता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कम्युनिकेट तो करना ही है। तो
सब लोग मेरे से इंग्लिश में बात करते होंगे, हम तुम लोग खुद रिलेट कर सकते हो। तुम लोग क्या है, अगर तुम लोग कोई और कंट्री में जाओ, द थिंग इज कि तुम लोग सब बड़े होके तुम लोग को जॉब मिले और तुम लोग सब कोई और कंट्री में जाओ और वो कंट्री में जाके तुम लोग रह रहे हो, वहाँ पे एमएनसी में काम कर रहे हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, सो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग हैं वो तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे, तुम भी उनसे इंग्लिश में बात करोगे, वो भी तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे। सो इंग्लिश में ऑब्वियसली तुम लोग बात करने वाले हो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगा। बट बाय द चांस किसी दिन तुमको कोई तुमको उसी कंपनी में कोई ऐसा इंसान मिल गया जो हिंदी बोल रहा होगा, जो तुमसे हिंदी में बात करे, जो अचानक से तुमसे जो हिंदी में बोले, कितना अलग सा फीलिंग होता है, मतलब कितना ज़्यादा खुशी होगा उस समय कि भाई हम एक मेरे को हिंदी बोलने वाला इंसान मिल गया, इसको भी हिंदी आता है, हमको भी हिंदी आता है, इसको भी हिंदी आता है, वो तुरंत वो कनेक्शन बन जाएगा। उस समय एक बार के लिए भी नहीं सोचोगे कि भाई वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुछ नहीं, कौन सा रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन सा कास्ट से बिलोंग करता है, क्या क्लास है, कुछ दिमाग में नहीं आएगा उस समय दिमाग में बस क्या आया कि भाई ये हिंदी बोल रहा है, वो अलग ही कनेक्शन फील होता है। कोई भी और कंट्री में चले जाओ, ये तुम लोग फील कर पाओगे कि जब भले ही तुम बाकी सबसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो, बाकी सबसे भी तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो, बट क्योंकि तुम्हारे को बचपन से जब से पैदा हुए हो तब से हिंदी ही बोलो। हिंदी में हम लोग एक जितना कंफर्टेबल फील करते हैं, हिंदी में जितना कंफर्टेबली हम लोग बात कर पाते हैं, उतना इंग्लिश में नहीं हो पाता है। इंग्लिश में वो बोलते हैं ना, फील नहीं आता। सो इंग्लिश में भले ही तुम लोग सबसे बात करोगे, बट जैसे ही कोई मिलेगा जो हिंदी बोल रहा होगा, इतना ज़्यादा यूनिटी, इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा, हाँ भाई ये तो मेरे ही जैसा है, उसके साथ जो कनेक्शन तुम्हारा बनेगा, उसके साथ जो तुम्हारा यूनिटी होगा वो इंसान के साथ, वो पूरा कंपनी में और किसी भी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी कलीग के साथ नहीं होगा। सो ये होता है लैंग्वेज का पावर, दिस इज द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो रोमांटिक्स थे, इनका बिलीव था कि भाई लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब के थ्रू लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, लोगों में कॉमननेस का फीलिंग लाया जा सकता है। कल्चर, कल्चर यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, कल्चर मतलब कि फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, फोक ये बाकी अलग अलग ट्रेडिशंस, सब लोग अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग सबका अपना अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, अलग अलग फूडिंग स्टाइल होता है, वो लोग का अपना अलग अलग एक होता है ना फोक डांस। फोक डांस देखो जैसे कैसे समझा तुम लोगों को, फोक डांस मतलब कि पर्टिकुलर ट्रेडिशन, पर्टिकुलर कल्चर का डांस। लाइक हम मारवाड़ी हैं तो मेरे में अलग में, अगर हम लाइक हम मारवाड़ी हैं तो मेरे क्या मेरा में एक अलग ही डांस, नॉर्मली हम कोई भी डांस कर सकते हैं, बट द थिंग इज मेरा स्पेसिफिक फोक डांस है कि ये फोक डांस होता है जो सारा मारवाड़ियों को ऑलमोस्ट आता है और दोनों को करना बहुत पसंद होता है। तो सब लोग जितना भी ट्रेडिशन, जितना भी कल्चर होता है, सब अलग अलग कल्चर के लोगों का अपना अलग अलग फोक सॉन्ग होता है, फोक डांस होता है, जिससे वो लोग रिलेट कर पाते हैं। हम अगर मारवाड़ी सॉन्ग सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि वो होता ही है। सो दैट इज देयर। सो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, इनका बिलीव था कि लोगों को कल्चर, दैट इज फोक सॉन्ग, अगर सभी लोग एक ही फोक सॉन्ग गा रहे हैं, एक ही फोक ये क्या बोलते हैं डांस कर रहे हैं, या फिर एक टाइप का ही ड्रेस पहन रहे हैं, एक ही टाइप का लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक ही टाइप का ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों में अपने आप वो लोगों को फील होगा कि हम लोग सब एक हैं, वो लोगों को यूनाइटेड फील होगा। तो यही किया जा रहा था रोमांटिक्स के द्वारा। रोमांटिक्स यही बिलीव करते थे। रोमांटिक्स का बिलीव था कि लोगों के अंदर, रोमांटिक्स का बिलीव था कि कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सब के थ्रू ही लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग लाया जा सकता है, ना ही कि वॉर, लॉजिक और साइंस के थ्रू लोगों को समझाने बैठ गए कि अरे भाई तुम अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हो, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, जो भी हो, पर तुम लोग एक हो, तुम लोग एक ही देश से बिलोंग करते हो। समझाने बैठेगा वही चाटा बांध के निकाल देगा। सो दैट इज देयर। बट वहीं पे अगर प्यार मोहब्बत से समझाए, अगर प्यार मोहब्बत से सभी लोगों को, सभी लोग अगर को बोले कि तुम भी यही लैंग्वेज बोल रहे हो, तुम भी यही लैंग्वेज, प्यार मोहब्बत से अगर हम लोग करें कि सब लोग अगर एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक ही ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक ही टाइप का फोक सॉन्ग, फोक डांस कर रहे हैं, तो वो लोग अपने आप यूनाइट हो जाएंगे। सो वही हो रहा था रोमांटिसिज्म। सो दैट इज इट। सो जहाँ पे
एक साइड में वॉर, लॉजिक, साइंस, ये सब के थ्रू हम लोग का नेशनलिज्म, लिबरलिज्म लाया जा रहा था। वहीं पे दूसरे साइड में यही 1830 1848 के टाइम पे वहीं पे दूसरे साइड में वी फाइंड कि रोमांटिसिज्म चल रहा था, रोमांटिसिज्म चल रहा था, जो कि था हम लोग का एक कल्चरल मूवमेंट, जहाँ पे एक साइड वॉर और ये सब के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म, यूनिटी ये सब लाया जा रहा था, लिबरलिज्म लाया जाता था। वहाँ पे दूसरे साइड कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन ये सब के थ्रू लोगों में यूनिटी, कॉमननेस क्रिएट किया जा रहा था, लोगों को यूनाइट किया जा रहा था, लोगों में वो नेशनलिज्म का फीलिंग लाया जा रहा था, और इसी कल्चरल मूवमेंट को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिसिज्म है क्या? रोमांटिसिज्म बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट था। रोमांटिसिज्म बेसिकली क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था जो साइंस, लॉजिक, ट्रेडिशन, साइंस, लॉजिक, वॉर ये सब में बिलीव नहीं करता था। नेशनलिज्म लाने के लिए, लोगों में यूनिटी लाने के लिए। इंस्टेड उसमें रोमांटिसिज्म में बिलीव किया जाता था इंस्टेड रोमांटिसिज्म में बिलीव किया जाता था कि भाई प्यार मोहब्बत से, इमोशंस के थ्रू, सेंटिमेंट्स के थ्रू कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन का यूज करके नेशनलिज्म लाया जा सकता है, लोगों में यूनिटी लाया जा सकता है। और एक बार लोगों में फीलिंग आ गया कि भाई वो लोग सब एक है, वो लोग में कॉमननेस आ गया, नेशनलिज्म का फीलिंग आ जाएगा, और एक बार नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया वो लोग खुद ही लड़ना स्टार्ट कर देंगे और लिबरलिज्म आ जाएगा। तो ये था हम लोग का रोमांटिसिज्म, ये है हम लोग का रोमांटिसिज्म, और जो ये रोमांटिसिज्म को फॉलो करते थे वो थे हमारे रोमांटिक्स। So romanticism क्या है? It was actually a cultural movement which do not believe, क्या था? It was a cultural movement which do not believe, इतना मुश्किल से लिख के, okay yes, so it was a cultural movement which do not believe in science, logic, war, to bring unity amongst the people, to bring nationalism. Instead, it believed in emotions, sentiments, प्यार, मोहब्बत, culture, language, tradition to unite the people, to bring nationalism amongst the people. So, ये था हम लोग का रोमांटिसिज्म, ये है हम लोग का रोमांटिसिज्म। सो जहाँ एक साइड में लोग लड़ झगड़ के वॉर्स के थ्रू नेशनलिज्म और लिबरलिज्म ला रहे थे, रेवोल्यूशंस कर रहे थे, अपना ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लो, बेल्जियम देख लो, फ्रांस देख लो, जहाँ पे एक साइड में वॉर्स के थ्रू नेशनलिज्म और लिबरलिज्म लाया जा रहा था, वहीं दूसरे साइड हम लोग का चल रहा था एक कल्चरल मूवमेंट रोमांटिसिज्म का, जहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये क्या बोलते हैं, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, ये सब के थ्रू लोगों के बीच में यूनिटी लाने का ट्राई किया जाता, लोगों के बीच में कॉमननेस लाने का ट्राई किया जा रहा था, यूनिटी लाने का ट्राई किया जा रहा था, नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करने का ट्राई किया जा रहा था। और ये जो कर रहे थे उनको बोला जाता है रोमांटिक्स, वो वाले रोमांटिक नहीं, ये काम जो कर रहे थे उनको बोला जाता है रोमांटिक। सो दोज वर द रोमांटिक्स।
ये काम जो कर रहे थे इन्हें ही बोला जाता है रोमांटिक्स। और अगर हम लोग बात करें इन रोमांटिक्स का, तो इन ये जो रोमांटिक्स थे ये क्या था, ये बिलीव नहीं, ये वॉर, साइंस, लॉजिक ये सब में बिलीव नहीं करते थे नेशनलिज्म लाने के लिए। ये किस में बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे कि भाई फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, सेम टाइप का कपड़ा, सेम टाइप का कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सब के थ्रू लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, ये सब के थ्रू लोगों में यूनिटी लाया जा सकता है, ये बिलीव करते थे रोमांटिक्स। एंड देयर ऑब्वियसली एग्जाम्पल से और क्लियर होता है। सो हम लोग का बुक में दो बहुत फेमस रोमांटिक्स का नाम दिया हुआ है, कैरोल कुरपिंस्की एंड जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, और इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई नो नाम बहुत टिपिकल टाइप का है क्योंकि, बट धीरे धीरे जब तुम लोग करोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा। सो एक रोमांटिक थे हम लोग के जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। एज ए ऑलवेज से स्पेलिंग तुम लोग अपना देख लेना, स्पेलिंग में मेरा हमेशा मिस्टेक होता है। सो टॉकिंग अबाउट जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, सो टॉकिंग अबाउट जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ये भी हम लोग के एक रोमांटिक ही थे। हाँ भाई रोमांटिक, वो वाले नहीं, ये वाले। ओके, सो अगर हम लोग बात करें जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का, तो ये भी हम लोग के एक रोमांटिक थे, ये थे जर्मन रोमांटिक, जर्मनी से बिलोंग करते थे। एंड बीइंग अ रोमांटिक ये भी वही बिलीव करते थे कि भाई कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फोक सॉन्ग, फोक डांस, ये सब के थ्रू लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग लाया जा सकता है। तो यही इनका भी बिलीव था। इसलिए जर्मनी में ये कॉमन सिटी, जर्मनी के जो कॉमन सिटीजन थे उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाने के लिए, उन लोगों को यूनाइट करने के लिए ये भी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, ये सब का यूज करते थे। अलग अलग फोक सॉन्ग, फोक डांस, ट्रेडिशंस के थ्रू, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब के थ्रू ये भी जर्मनी के जो कॉमन सिटीजन्स थे उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाने का ट्राई कर रहे थे। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट जर्मन गॉटफ्रीड हर्डर। सो अगर जर्मन गॉटफ्रीड हर्डर, बट यहाँ पे दो वर्ड्स आता है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मे बी तुम लोग को समझ में ना आए। एक होता है डास वोल्क और एक है वोल्क जेस्ट। अगर डास वोल्क का बात करें, तो डास वोल्क क्या है, डास वोल्क और वोल्क जेस्ट ये दोनों जर्मन वर्ड ही है, जर्मन वर्ड, बस जर्मन वर्ड है और कुछ नहीं। डास वोल्क मतलब कॉमन सिटीजन्स, डास वोल्क का मतलब है कॉमन सिटीजन्स, जो जर्मनी के कॉमन सिटीजन से, आम नागरिक, आम प्रजा, उन्हीं को डास वोल्क बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। और वोल्क जेस्ट मतलब वही नेशनलिस्ट फीलिंग, जर्मन के, ऑब्वियसली जर्मन का बात हो रहा है, जर्मनी का बात है, तो जर्मनी में जर्मनी के प्रति जो नेशनलिज्म का फीलिंग है, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, उसको वोल्क जेस्ट बोलते हैं। सो वोल्क जेस्ट मीन्स नेशनलिस्ट फीलिंग, देशभक्ति का भावना। तो बस कुछ नहीं, ये जर्मन लैंग्वेज में दिया हुआ है हम लोग का बुक में। सो बेसिकली द थिंग इज कि जो कॉमन सिटीजन्स है, जर्मनी के जो कॉमन सिटीजन्स है, उसको उनको बोला जाता है डास वोल्क, और जर्मनी के प्रति जो देशभक्ति का भावना, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, उसको बोला जाता है वोल्क जेस्ट। सो अगर हम लोग बात करें जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का, सो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर इन डास वोल्क में कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, ये सब के थ्रू इन कॉमन सिटीजन्स, इन डास वोल्क में वोल्क जेस्ट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे, नेशनलिज्म का फीलिंग क्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे। क्लियर है? सो जर्मनी के जोहान गॉटफ्रीड हर्डर के बारे में क्लियर है, जैसे तो कुछ है नहीं, सिंपली इनका क्या, इनके बारे में क्या है ये, क्योंकि ये भी एक रोमांटिक थे तो ये भी बिलीव करते थे कि भाई कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सब के थ्रू लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, तो ये यही सब का यूज कर रहे थे डास वोल्क के में वोल्क जेस्ट क्रिएट करने के लिए, वो नेशनलिज्म का फीलिंग क्रिएट करने के लिए। क्लियर है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट अनदर रोमांटिक जिनका नाम है कैरोल कुरपिंस्की। आई नो नाम सब थोड़ा अजीब है, बट हो जाएगा धीरे धीरे, जब तुम लोग रिवाइज करोगे तो नाम भी याद हो जाएगा। तो कैरोल कुरपिंस्की, स्पेलिंग प्लीज देख लेना, मेरे को ये स्पेलिंग में पक्का डाउट है, पक्का ये स्पेलिंग गलत होगा। कुरपिंस्की, KIE, पता नहीं भाई, स्पेलिंग देख लेना एक बार।
सो टॉकिंग अबाउट कैरोल कुरपिंस्की, सो कैरोल कुरपिंस्की जैसे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर एक रोमांटिक थे, वैसे कैरोल कुरपिंस्की भी एक रोमांटिक थे। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जर्मनी के रोमांटिक थे और कैरोल कुरपिंस्की को अगर देखें तो ये पोलैंड के रोमांटिक थे। इनके बारे में पढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट पोलैंड। पोलैंड का क्या हालचाल था? पोलैंड एक्चुअली एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे लैंग्वेज एक इतना बड़ा वेपन की तरह यूज किया जा सकता है नेशनलिज्म और लिबरलिज्म लाने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए। कैसे एक लैंग्वेज इतना बड़ा वेपन बन सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल देता है हम लोग को पोलैंड। सो अगर हम लोग बात करें पोलैंड का, इनके बारे में बात होगा, बट टॉकिंग अबाउट पोलैंड, सो ये 1830 से 1848 के बीच में पोलैंड में भी रेवोल्यूशन हुआ, बट यहाँ पे रेवोल्यूशन का जो मेन वेपन था वो गोला बारूद नहीं, वो था लैंग्वेज। क्या मतलब? चलो समझते हैं। अगर हम लोग बात करें पोलैंड का, तुम लोगों को याद आ रहा होगा कि भाई ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुआ था तो ये जो पोलैंड था ये दे दिया गया था रशिया को, रशिया का हाथ में चला गया था पोलैंड। सो द थिंग इज कि पोलैंड बहुत साल से, अगर हम लोग देखें तो बहुत साल से पोलैंड हम लोग का एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था, और पोलैंड में जितने भी लोग थे वो लोग सब में एक चीज जो कॉमन था कि वो लोग सब पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। पोलैंड में रहने वाले सारे लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे एंड इस वजह से वो लोग सब यूनाइटेड फील करते थे। एंड जैसे ही 1815 के टाइम पे ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से पोलैंड हम लोग का पोलैंड को कैप्चर कर लिया रशिया। सो रशिया पोलैंड को कैप्चर कर लिया 1815 में, बट उसके बाद भी जो ये पोलैंड था यहाँ भी लोगों में वो यूनिटी था, लोग यूनाइटेड फील करते थे क्योंकि वो लोग सब एक ही लैंग्वेज बोलते थे। पोलैंड में रहने वाले जितने भी लोग थे सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलते थे, पॉलिश लैंग्वेज, और इस वजह से ये लोग सब यूनाइटेड फील करते थे कि हम लोग सब में कॉमननेस, ये लोग सब में कॉमननेस था, ये लोग सब में यूनिटी था, ये लोग सब यूनाइटेड फील करते थे क्योंकि ये लोग एक ही लैंग्वेज बोलते थे। एंड इस वजह से ही इन लोगों में यूनिटी था, इन लोगों में कॉमननेस था। तो जब पोलैंड को कैप्चर कर लिया रशिया, देयर वी फाइंड कि रशिया जैसे ही पोलैंड को कैप्चर किया, रशिया अपना लैंग्वेज पोलैंड में बोलते ना थोप दिया कि भाई अब से पोलैंड में कोई भी इंसान पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा, अब से पोलैंड में हर एक इंसान को रशियन लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, सबको रशियन बोलना होगा, कोई भी पॉलिश नहीं बोलेगा, सब रशियन बोलेगा, ऐसा वहां पे बोल दिया गया। बट क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, तो थिंक इज ना एक चीज तुम लोग हमेशा फाइंड करोगे, लोगों को ना अपना लैंग्वेज या अपना ट्रेडिशन या अपना एक होता है ना अपना धर्म, तो ठीक है, बट धर्म के अंदर जब एक आता है ना कल्चर, अपना ट्रेडिशन से लोगों को एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट होता है। उसके अगेंस्ट में अगर कोई बोल दे तो उसको डायरेक्ट मानते, एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों को हमेशा होता है। जैसे हम एक मारवाड़ी है तो आई कैन से कि भाई मतलब मेरा मारवाड़ी मतलब मेरे को उतना नहीं, बट एटलीस्ट अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, सो वो लोग को जो मारवाड़ी लैंग्वेज से या फिर उसमें जो जो ये होता है ट्रेडिशन कल्चर फॉलो किया जाता है, जैसे हमको मारवाड़ी खाना बहुत पसंद है, सो एक होता है ना एक सेंस ऑफ डिग्निटी होता है कि भाई हम मारवाड़ी हैं। तो हर इंसान को होता है, हर इंसान को अपना कल्चर से एक अलग ही अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। वैसे ही पोलैंड में भी था, पोलैंड में जितने भी लोग थे सब लोग इतने सालों से पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे और सब लोगों का अपना वो लैंग्वेज से एक अटैचमेंट था। तो जैसे ही रशिया बोला कि भाई आज से तुम लोग पॉलिश नहीं बोलेगा, आज से तुम लोग रशियन बोलेगा, लोग बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग अपना लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे, हम लोग और कोई लैंग्वेज नहीं बोलने वाले। उनका इमोशंस हर्ट हो गया, उनका इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया कि तुम लोग ऐसे बोल कैसे सकते हो, पॉलिश हम लोग का लैंग्वेज है, हम लोग अपना लैंग्वेज छोड़ के और कोई लैंग्वेज नहीं बोलने वाले, हम लोग रशियन नहीं बोलेंगे। और ये बना हम लोग का वेपन रेवोल्यूशन के लिए। पोलैंड के लोग सब सारे के सारे पोलैंड के लोग पहले तो सब लोग यूनाइटेड थे क्योंकि सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलते थे, इस वजह से सब लोग में एक यूनिटी, एक कॉमननेस, पहले सब लोग यूनाइटेड थे। सेकेंडली सब लोग का इमोशंस हर्ट हो गया था कि भाई उनको बोला जाता रशियन बोले, तो वो लोग बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, और फिर ये लोग किए रेवोल्यूशन। 1831 में
पोलैंड में हुआ रेवोल्यूशन रशिया के अगेंस्ट कि भाई हम लोग रशियन लैंग्वेज तो नहीं बोलने वाले। सोच लो एक लैंग्वेज, सिंपली नियरली एक लैंग्वेज कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ये लैंग्वेज सब लोगों को यूनाइट भी कर दिया और सब लोगों को फोर्स भी किया रशिया के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन करने के। ये होता है लैंग्वेज का पावर, ये होता है कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सब का पावर। ये दिखाता है कि भाई रोमांटिसिज्म कितना इम्पोर्टेंट है। सो वो लोग सब मिलके 1831 में, पोलैंड के सारे लोग मिलके 1831 में लड़े ये क्या बोलते रशिया के अगेंस्ट में। भले ही वो वॉर को सप्रेस कर दिया गया था, वो लोग रशिया से बाहर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, बट उसके बाद भी रशिया फिर क्या करने लगा, रशिया अब अनफॉर्चुनेटली ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। और उसके बाद रशिया क्या करने लगा, उसके बाद रशिया जो फोर्स करने लगा कि भाई आज से सारा का सारा पॉलिश स्कूल में, जितना भी पोलैंड में स्कूल्स है वहाँ पे सब लोग ये जो मतलब रशियन ही बोलेंगे, जितना भी चर्च है वहाँ पे वर्शिप भी रशियन में किया जाएगा। लोग मना कर, डायरेक्टली रिजेक्टेड। तुमको मेरे को मारना है, जो करना है करो, पर हम ये तो नहीं करेंगे। चर्च में जितने भी लोग थे, जितने भी चर्च में फादर और वो लोग जितने भी लोग थे, वो लोग सब बोलते, वो लोग नहीं, वो लोग पॉलिश लैंग्वेज में ही वर्कशिप कर रहे थे। भले ही कितने सारे जो लोग थे, कितने सारे चर्च के लोगों को फिर ये चर्च में जितने भी लोग रहते हैं, कितने सारे लोगों को तो एग्जाइल में भेज दिया गया, वो लोगों को पनिशमेंट दिया गया, मारा पीटा गया, वो लोग को एग्जाइल में देश से बाहर भेज दिया गया। पर उसके बाद भी ये लोग रुके नहीं, ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग रशियन लैंग्वेज में तो नहीं वर्कशिप करेंगे तो पॉलिश लैंग्वेज में ही करेंगे। ये होता है लैंग्वेज का पावर। दिस शोज हाउ इम्पोर्टेंट रोमांटिसिज्म इज। रोमांटिक्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग का पोलैंड दिखाता है कि कैसे लैंग्वेज इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लोगों को यूनाइट भी कर सकता है, लोगों को रेवोल्यूशन करने पे फोर्स भी कर सकता है और लोगों को एक स्ट्रेंथ भी दे सकता है। दैट इज व्हाट हैपेंड इन पोलैंड। सो अगर पोलैंड का अगर हम लोग बात करें, सो पोलैंड में क्या था, पोलैंड को कैप्चर कर लिया था हम लोग का रशिया ट्रीटी ऑफ वियना के बाद। सो कैप्चर्ड बाय रशिया। ट्रीटी ऑफ वियना के साथ ट्रीटी ऑफ वियना के साथ पोलैंड जो है उसको कैप्चर कर लिया था रशिया। और यहाँ पे भी फाइंड की ये जो रशिया था, ये बोला कि ये इम्पोज कर दिया पोलैंड में रशियन लैंग्वेज की। आज से पोलैंड में कोई पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब लोग रशियन लैंग्वेज बोलेंगे। तो यहाँ पे पोलैंड में ये इम्पोज कर दिया। हाँ, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे पोलैंड में ये इम्पोज कर दिया, ये रशिया इम्पोज कर दिया रशियन लैंग्वेज, क्योंकि आज से पोलैंड में कोई भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब रशियन लैंग्वेज बोलेंगे। और ये पोलैंड के लोगों को स्वीकार था। पोलैंड में सभी लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं। एंड इस वजह से सभी लोगों में वो यूनिटी था, वो कॉमननेस था। और जब ये लोगों को बोला गया कि भाई तुम लोग सबको रशियन लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, तुम लोग पॉलिश नहीं बोल सकते, इनका सेंटिमेंट्स हो गया हर्ट। और 1831 में देयर वी फाइंड कि ये लोग किए रेवोल्यूशन। ये लोग लड़े, ये लोग रशिया से लड़े, ये लोग रशिया के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन किए 1831 में, जो however unfortunately फेल हो गया। और उसके बाद फिर ये जो पॉलिश पीपल, ये जो रशियन है, ये लोग क्या बोल रहे थे पोलैंड को कि भाई अब से पोलैंड का सारा स्कूल्स में, सारा का सारा चर्च में सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज बोला जाएगा। ये जो रशियंस थे ये फोर्स किए कि भाई अब से रशियन सारा का सारा पॉलिश स्कूल्स में, चर्चेस में, सब में रशियन लैंग्वेज ही बोला जाएगा। यहाँ छोड़ दो। तो ये जो रशियन लैंग्वेज सारा का सारा जितना भी स्कूल्स है, पॉलिश स्कूल्स, जितना भी चर्चेस है, सारा चर्च में वर्कशिप करने के लिए सब में रशियन लैंग्वेज का ही यूज करना पड़ेगा। बट ये जो पॉलिश लोग थे, ये लोग इसको कर दिए डिनाई कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। भले रेवोल्यूशन फेल हो गया तो क्या हुआ, पर हम लोग ऐसा तो नहीं करने वाले हैं, इसको ये लोग कर दिए डिनाई। उसके बाद भी जो चर्च में भी फाइंड की, चर्च में वर्कशिप करने के लिए
पॉलिश लैंग्वेज का ही यूज़ किया जा रहा था, रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जा रहा था। ये लोग रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे थे। इतना बोलने के बाद भी ये जो वर्कशिप पॉलिश लोग चर्च में वर्कशिप करने के लिए पॉलिश लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे थे, रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से कितने सारे क्लर्जीज, चर्चमैन, कितने सारे चर्चमैन को पनिश किया गया, कितने सारे चर्चमैन को पनिश किया गया, उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। बट फिर भी ये लोग हार नहीं माने। ये तो डिसाइड कर लिए थे कि भाई तुम लोग को जितना पनिशमेंट देना है, जो करना है कर लो, पर हम लोग रशियन लैंग्वेज तो नहीं बोलने वाले, हम लोग का पॉलिश लैंग्वेज, हम लोग पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे। सो दिस शोज कि कैसे कैसे एक लैंग्वेज, सिर्फ ये एक लैंग्वेज लोगों को यूनाइट किया, लोगों को रेवोल्यूशन करने के लिए फोर्स किया, लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो यूनिटी लाया, लोगों को लड़ने के लिए वो स्ट्रेंथ दिया कि भाई कुछ भी कर लो, बोलेंगे तो हम लोग पॉलिश लैंग्वेज ही। दिस इज हाउ शोज, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो दिखाता है कि भाई ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज कितना बड़ा रोल प्ले करता है लोगों को यूनाइट करने में, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म लाने में। सो दैट इज व्हाट इज देयर। एंड यही पोलैंड में जब ये सब हो रहा था, तो पोलैंड में भी एक बहुत फेमस रोमांटिक थे जिनका नाम है कैरोल कुल्पिंस्की, जिनका नाम हम पहले लिखे थे। सो पोलैंड के वो थे, सो पोलैंड में भी एक रोमांटिक थे जिनका नाम था कैरोल कुल्पिंस्की, और वो भी बीइंग अ रोमांटिक, तो वो भी कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, म्यूजिक, डांस, फोक म्यूजिक, फोक डांस, ये सब के थ्रू लोगों को यूनाइट करने का, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट करने का ट्राई करते थे। लाइक अगर हम लोग कैरोल कुल्पिंस्की का बात करें, तो वो क्या करते थे कि वो फोक म्यूजिक, फोक डांस, ये सब के थ्रू लोगों को यूनाइट करने का ट्राई करते थे, लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग लाने का ट्राई करते थे। जैसे फोक म्यूजिक, फोक डांस जैसे पोलोनेज जैसा फोक डांस के थ्रू लोगों को यूनाइट करने का ट्राई करते थे। सो वो भी लिख लेते हैं, छोटू सा चीज़ है, इतना क्लियर है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड ये एक्चुअली क्वेश्चन आ जाता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि भाई बेस्ट एग्जाम्पल है, ये दिखाता है कि कैसे लैंग्वेज इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग, लिबरलिज्म का फीलिंग लाने की। क्लियर है? ओके। सो यही पोलैंड में अगर हम लोग देखें, तो यही पोलैंड में हम लोग को मिलते हैं कैरोल कुल्पिंस्की, जो कि एक रोमांटिक ही थे। सो देयर वी टॉक अबाउट कैरोल कुल्पिंस्की। तो ये भी थे एक रोमांटिक, और ये भी बीइंग अ रोमांटिक, ये भी वही कल्चर, लैंग्वेज और ये सब में बिलीव करते थे, लोगों के अंदर यूनिटी लाने के लिए। तो ये जो थे, ये भी म्यूजिक, ओपेरा, डांस, फोक म्यूजिक, फोक डांस, ये सब में बिलीव करते थे नेशनलिज्म लाने के लिए, एंड इसीलिए ये प्रमोट किए पोलोनेज, और एक कोई डांस का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। सो पोलोनेज और एक कोई डांस था। सो ये सारा डांस को ये प्रमोट किए, ये सारा फोक डांस को प्रमोट किए, ये सारा फोक डांस के थ्रू लोगों को यूनाइट करने का, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग लाने का ट्राई किया। क्लियर है? इतना क्लियर है? सो दैट इज देयर अबाउट इट। सो जहाँ पे तुम लोगों एक साइड, सो दिस इज व्हाट इज देयर भाई, 1830 से 1848 तक तुम लोग देखोगे कि भाई कंटिन्यूअसली हर जगह पे रेवोल्यूशंस हुआ है। कहीं पे वॉर्स के थ्रू नेशनलिज्म, लिबरलिज्म का फीलिंग लाने का ट्राई किया गया, रेवोल्यूशन किया गया, तो कहीं पे प्यार मोहब्बत के थ्रू कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये सब का सपोर्ट लेके नेशनलिज्म लाने का ट्राई किया गया। सो दैट इज व्हाट इज देयर। एंड अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, और भी हम लोग और कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो जहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पे। बट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो यस, यहीं पे अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सो आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बोलना हो, वॉट एवर योर फीडबैक, जो भी चीज़ है सबको कमेंट डाउन कर दो, ताकि एटलीस्ट मेरे को पता तो चले कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है या क्या प्रॉब्लम है, नॉट दैट। So please comment all that down. And yes, that's all for today. Like कर दो, subscribe कर दो, share कर दो. Till then, take it, tata, bye bye.